गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट लेसन मानव भूगोल। इसमें तीन मुख्य विचारधाराएं हैं। पहली है निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। तीन मुख्य विचारधाराएं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। अब बात करते हैं निश्चयवाद या पर्यावरणवाद। इस विचारधारा में ये कहा गया है कि मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति की आज्ञा के बिना मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता। यह विचारधारा मुख्य रूप से हमबोल्ट रीटर ने दी थी। ये विचारधारा मुख्य रूप से हमबोल्ट और रीटर ने दी थी, क्योंकि पहले मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। आज भी कुछ एक जातियां हैं जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है, अपनी आजीविका है वो प्रकृति से ही चलाती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो, अगर उदाहरण के तौर पर पूछे तो टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो। अब टुंड्रा की अगर हम बात करें, जैसे कि पृथ्वी है जो कि पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इसके पीछे एक लाइन है जिसको 0 डिग्री या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उसके बाद में एक हमें लाइन मिलेगी 23.5 डिग्री जिसको कि कर्क रेखा कहते हैं। उसके उत्तर ओर जाते हैं तो एक रेखा और मिलती है जो कि है 66.5 डिग्री जिसको कि आर्कटिक वर्ग कहते हैं। और ये ध्रुवों के निकट का जो क्षेत्र है ये कहलाता है टुंड्रा प्रदेश। यहाँ पर एस्किमो नाम की प्रजाति रहती है और जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। दूसरी प्रजाति है पिग्मी, जो कि यहाँ पर भूमध्य रेखा के क्षेत्र में रहते हैं। वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है, जंगलों से ही वो अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरी आपकी विचारधारा है वो है संभववाद। यह दी थी फ्रांस का एक विद्वान था, उसका नाम था विडाल डी ला ब्लास। हालांकि उसको डी ब्लास भी कह सकते हैं अगर शॉर्ट में कहें तो। उसने ये कहा था कि मनुष्य, संभववाद की बात करें कि मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर नहीं है, वह प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है और अपनी आजीविका चला सकता है। जैसे कि नदियों पर बांध बनाना, क्योंकि नदी का पानी जो बहता है, निश्चयवाद तो ये कहता है कि इस पानी को रोक नहीं सकते, लेकिन संभववाद ये कहता है यहाँ पर बांध बनाया जा सकता है। इसी प्रकार पहाड़ों पर होटल बनाना या मकान बनाना या सड़कें बनाना, कृषि करना, ये सारे संभववाद में आते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति में परिवर्तन करके अपनी आजीविका चलाता है या अपना विकास करता है। और ये विचारधारा दी थी विडाल डी ला ब्लास ने। तीसरी हमारी जो विचारधारा है वो है नव निश्चयवाद, यानी कि निश्चयवाद और संभववाद दोनों के बीच की है ये नव निश्चयवाद। ये दी थी जी टेलर। जी का मतलब ग्रिफ टेलर ने विचारधारा दी थी। उसने कहा था कि मनुष्य ना तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है और ना ही वो प्रकृति में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर सकता है। प्रकृति के आदेशों का पालन करते हुए अपना विकास कर सकता है। उसने जी टेलर ने या ग्रिफ टेलर ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि रोड पर हम जा रहे हैं तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला हमें एक स्थान पर रोकता है, तो हमें वो गंतव्य स्थान पर या हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए नहीं रोकता है, बल्कि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, भीड़ ज़्यादा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वो हमें एक बार रोकता है और उसके बाद में वापस हमें जाने देता है। इसी प्रकार जब प्रकृति से हम छेड़छाड़ करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, तो प्रकृति भी एक बार हमें रोकती है और हमें यह आदेश देती है कि जब आप प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करते हो तो आपको इसका अंजाम या भुगतना पड़ेगा। तो ये विचारधारा दी थी ग्रिफ टेलर ने। अब बात करते हैं बुक की, तो आपके पास या आपको जो बुक लेनी है वो डॉक्टर अशोक दिवाकर की। उसमें जो आप फर्स्ट लेसन जैसे आप ओपन करते हो तो आप उसमें A5 नंबर पेज पर मिलेगा कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था। अन्य क्रिया का मतलब होता है एक दूसरे से अंतर क्रिया करना, एक दूसरे से संबंध बनाना। यहाँ से आपको शुरू करना है। मनुष्य न केवल प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ है बल्कि उसके भयभीत भी था। पहले लोग प्रकृति से डरते थे, वृक्षों को नहीं काटते थे, जानवरों को नहीं मारते थे, उनसे डरते, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको मिलेगा निश्चयवाद का, और आपको ये करना कहाँ तक है, अगले पेज पर जैसे हम चलेंगे तो ये यहाँ तक मिलेगा आपको। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करते हैं, यानी कि प्रकृति को या पर्यावरण को एक माता का रूप मानते थे। ये तो पैराग्राफ है निश्चयवाद का। उसके बाद में बात करते हैं संभववाद की। इसके निश्चयवाद के विपरीत है कि समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता रहा, मनुष्य ने अपना विकास किया, समाज का विकास किया, संस्कृति का विकास किया, और लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर है, क्षमता है, लगातार हम
तकनीकी का प्रयोग करते थे या सक्षम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लगे। और ये पूरा पैराग्राफ है वो आता है संभववाद में, और इसमें बहुत से एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि विशाल नगरीय प्रसार, ये मनुष्य ने बनाया तो संभववाद के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में उबड़ खाबड़ से पठारी भूमि, उस पर रेल मार्ग बनाना या सड़क मार्ग बनाना, नदियों पर बांध बनाना, ये सभी संभववाद के अंतर्गत आते हैं। और आपको ये पैराग्राफ में करना है कि प्रकृति का मानवीकरण होता है, अपने प्रयासों के छाप प्रकृति पर डालने लगता है, ये पैराग्राफ आता है संभववाद के अंतर्गत। आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद में है नवनिश्चयवाद। अब इसमें इसी से अगला पैराग्राफ है कि ऑस्ट्रेलिया भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने एक संकल्पना दी थी, इसे नवनिश्चयवाद कहा गया, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया है। उसने एक पुलिस वाले का एग्जाम्पल भी दिया है कि लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, और पीली बत्ती हरी बत्तियों के बीच में रुककर तैयार रहने के लिए कहा जाता है। अब उसने ये कहा है कि ये संकल्पना बताती है, यानी कि नवनिश्चयवाद ये बताता है कि यहाँ न तो नितांत की स्थिति है, कि ना तो यहाँ पर पर्यावरण निश्चयवाद है। अब नितांत आवश्यकता की स्थिति आप ऐसे वर्ड यूज ना करो, आप सिंपल सा लिखो कि यहाँ न तो पर्यावरण निश्चयवाद है और न यहाँ पर संभववाद की दशा है। इसको शॉर्ट कर लो कि यहाँ न तो पर्यावरण निश्चयवाद है और न यहाँ पर संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि मानव प्रकृति की आज्ञा का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है या प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका प्रत्युत्तर या उत्तर हमें देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति फिर मनुष्य को अंजाम भुगतना पड़ता है। अब इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो, क्योंकि ऐसा मनुष्य को ऐसा विकास करना कि पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे कि अन्य रफ्तार दुर्घटनाओं को आमंत्रण देती है, सभी को पता है। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित यानी कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, ऐसे विकसित देश जो लगातार के विकास करते जा रहे हैं, जैसे कि प्रकृति में परिवर्तन होता जा रहा है, प्रकृति का अवनयन हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है। अब उससे क्या होता है, एक तो हरित गृह प्रभाव, लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, ओजोन पर जो कि वायुमंडल में पाई जाती है उसमें छेद हो रहे हैं, जिससे कि पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर आ रही है। भूमंडलीय तापन आपको बता दिया, हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय तापन एक ही बात है कि पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। पीछे हटती हिम नदियाँ, जैसे कोई हिम नदी होती है, जैसे गंगा नदी कहीं से निकलती है वो पूरा ग्लेशियर होता है। अब ये ग्लेशियर लगातार पिघलता जा रहा है तो इसका आकार छोटा हो जाता है और नदियों में बाढ़ आदि की संभावना भी बनती है। ये सारे निम्नीकृत भूमियाँ, यानी कि जब भूमि का अपरदन होता है निम्नीकृत भूमि आती है, और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो 3 पैराग्राफ है। पहला आपका पैराग्राफ है वो निश्चयवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा है नव निश्चयवाद का। आपको इसमें इतना ही करना है इस लेसन में। अब इसके पीछे क्वेश्चन की बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं, इसमें आंसर भी दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें भी दिए गए कि फ्रांस के 2 भूगोलवेत्ताओं का नाम बताना है, जो किताब में दिया गया है। ओरिजिनल स्पेसिफिक पुस्तक किसने लिखी, एंथ्रोपोज्योग्राफी, ये जरूर आप याद करना, क्योंकि लगभग ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है कि ये किताब है वो रेटजेल ने लिखी थी। अब वेरी शॉर्ट में बात करते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। भूगोल को 2 भागों में बांटा गया था, एक प्राकृतिक और एक मानव प्राकृतिक। भूगोल के अंतर्गत प्रकृति की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रकृति को बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव दोनों के बीच में अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला आपको करना है। दूसरा है मानव भूगोल के 4 क्षेत्रों के नाम बताइए। जैसे सांस्कृतिक भूगोल है, संस्कृति का विकास मनुष्य ने किया है, कृषि का विकास मनुष्य ने किया है, नगरों का विकास मनुष्य ने किया है और पर्यटन का विकास मनुष्य ने किया है। तो ये चारों है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में पहला, दूसरा और छठा पर्यावरण निश्चयवाद, यही है। पर्यावरण निश्चयवाद में जो पैराग्राफ में पढ़ोगे वही आपको लिखना है। 7वां है नव निश्चयवाद, ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने जो पैराग्राफ में आप 3-4 लाइनें जो याद करते हो वही आपको इसमें लिखनी है। नियतिवाद और पर्यावरण निश्चयवाद सेम क्वेश्चन आ जाता है। इस दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि छठे क्वेश्चन में पर्यावरण निश्चयवाद का वर्णन कीजिए, इसमें ये विचारधारा किसने दी थी आपको नहीं लिखना है, लेकिन 8वां जो प्रश्न है उसमें नियतिवाद और संक्षिप्त नोट लीजिए, इसमें आपको ये विचारधारा किसने दी वो लिखना है। जैसे कि इसका विकास कहाँ हुआ था, नियतिवाद का जर्मनी में हुआ था। क्यों हुआ जर्मनी, क्योंकि हमबोल्ट है वो जर्मनी का था, रेटजेल है वो जर्मनी का था। इसमें मानव का विकास अपने वातावरण, उसके वातावरण के द्वारा होता है, और रेटजेल ने कहा था कि मानव अपने वातावरण की उपज है, यानी कि रेटजेल का कहने का मतलब था कि मनुष्य की उत्पत्ति है वो प्रकृति के द्वारा ही हुई है, इसलिए वातावरण की उपज है। जो वातावरण ही मनुष्य के जीवन यापन के ढंग, यानी कि पर्यावरण, जैसे कि भोजन, वस्त्र, रोटी, कपड़ा, मकान, और ये जहाँ तक सच भी है, क्योंकि आदि मानव है, जहाँ तक मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वो लोग पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने तकनीक का विकास करके, प्रौद्योगिकी का विकास करके इससे आगे बढ़ गया, जिसको कि हम संभववाद कहते हैं। लेकिन हमें इसमें सिर्फ नियतिवाद या पर्यावरणवाद में लिखना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि टुंड्रा के एस्किमो यहाँ रहते हैं, जायरे की पिग्मी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर रहते हैं, भूमध्य रेखा के सहारे रहते हैं। काला हिमस्थल जो कि यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप में काला हिमस्थल है
नामीबिया और बोत्सवाना नाम के जो देश है वहाँ पर कालारी एक प्रजाति है, वो यहाँ कालारी मरुस्थल और उसमें उसकी प्रजाति है वो यहाँ पर रहते हैं और जीवन यापन को स्वीकार करते हैं और वो प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपको ये तीनों प्रश्न 5 हो गए। मानव बोल पहला, दूसरा मानव बोल के 4 उपक्षेत्र, उसके बाद में छठा पर्यावरण निश्चयवाद, 7वां नव निश्चयवाद और 8वां नीतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद पर संक्षिप्त नोट लिखना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक बार नहीं करने हैं।